गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस व्याख्यान में हम बीए द्वितीय सेमेस्टर से आपके नाटक ध्रुव स्वामिनी के कथा तत्वों का विश्लेषण करेंगे। ध्रुव स्वामिनी नाटक लेखक जयशंकर प्रसाद का एक श्रेष्ठ नाटक है। इस नाटक में प्रसाद जी ने निर्दोष नाटक कला के दर्शन होते हैं। यह नाटक रंगमंच एवं कलात्मक दोनों ही दृष्टियों से श्रेष्ठ नाटक है। इस नाटक की कथा ऐतिहासिक होते हुए भी सरल एवं स्पष्ट है। नायिका के नाम पर बनाया गया यह नाटक कल्पना और इतिहास का मिश्रण प्रस्तुत करता है। इस नाटक को पढ़ने के पश्चात नाटक के तत्वों के आधार पर इसकी जो विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं वे इस प्रकार हैं। कथानक, पात्र और चरित्रचित्रण, कथोपकथन, देशकाल और वातावरण, संकलन त्रय, उद्देश्य, अभिनेता तथा भाषा शैली। सबसे पहला हमारा तत्व बनता है कथानक। ध्रुव स्वामिनी का मूल कथानक ऐतिहासिक है, पर प्रसाद जी ने इसमें अपनी कल्पना के कई रंग भर दिए हैं। लेखक ने इसमें कथानक का मुख्य आधार गुप्तवंश को बनाया है, साथ ही कल्पना द्वारा कई रोचक प्रसंगों की सृष्टि भी की है। नाटक के कथानक का आरंभ गुप्त वधू ध्रुव स्वामिनी के युद्ध शिविर में प्रवेश के साथ होता है। वहां वह अपनी दासी के साथ अपने पति रामगुप्त के प्रति उसकी दुष्प्रवृत्तियों के चलते उपेक्षा तथा कुमार चंद्रगुप्त के सहृदय व्यवहार के कारण उनके प्रति आकर्षण के भाव को प्रकट करती है। उसी समय रामगुप्त को यह सूचना मिलती है कि उसके विरोधी राजा शकराज ने उनको दोनों ओर से घेर लिया है तथा संधि के बदले वह ध्रुव स्वामिनी और अपने सामंतों के लिए मगध के सामंतों की स्त्रियों की चाहत करता है। कायर रामगुप्त शकराज का यह घृणित प्रस्ताव इसलिए मानने को तैयार हो जाता है क्योंकि वह मानता है कि इससे उसे ध्रुव स्वामिनी और शकराज दोनों से ही छुटकारा मिल जाएगा। परंतु चंद्रगुप्त, जिसने पारिवारिक कलह के डर से अपनी सभी अधिकार यहाँ तक कि अपनी वाग्वधता ध्रुव स्वामिनी को भी त्याग दिया था, इस अवसर पर न केवल वह अब ध्रुव स्वामिनी की मर्यादा की रक्षा करता है बल्कि शकराज को भी मार देता है तथा अपने अधिकारों की बात राजसभा में उठाता है। दूसरी ओर इस घटना के पश्चात ध्रुव स्वामिनी भी अपने कायर पति रामगुप्त के साथ नहीं रहना चाहती। नाटक के अंत में धर्म परिषद के निर्णय के कारण दोनों का तलाक हो जाता है तथा चंद्रगुप्त व ध्रुव स्वामिनी एक हो जाते हैं। इस अवसर पर रामगुप्त एक सामंत द्वारा मारा जाता है। इस प्रकार यह नाटक का कथानक अत्यंत संक्षिप्त, कौतूहलपूर्ण एवं नाटकीय है। घटनाओं से भरपूर यह नाटक 3 अंकों में लिखा गया है। इसकी कथा में हर समय हलचल और सक्रियता का वातावरण बना रहता है। लेखक ने इसमें इतिहास के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रसंग जैसे खड़गधारणी प्रसंग, मंदाकिनी प्रसंग, शकराज कोमाप्रणय प्रसंग, सामंत कुमार द्वारा रामगुप्त की हत्या, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी दोनों का शकदुर्ग में जाने का समावेश कर इसमें अपनी कल्पना के रंग भी भर दिए हैं, जिससे यह कथानक और भी अधिक सजीव हो उठा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस नाटक का कथानक अत्यंत सफल, संक्षिप्त, कौतूहलपूर्ण एवं नाटकीय है। दूसरा हमारा तत्व उभर कर सामने आता है पात्र और चरित्रचित्रण। किसी भी नाटक की सफलता में उसके पात्रों का बहुत बड़ा योगदान होता है। पात्रों के द्वारा ही नाटककार अपने भावों की अभिव्यक्ति पाठक तक पहुंचाता है। नाटक की सफलता के लिए नाटक में पात्रों की संख्या सीमित होना आवश्यक है ताकि एक आम पाठक भी उसे अच्छी प्रकार से समझ सके। पात्रों की दृष्टि से ध्रुव स्वामिनी एक सफल नाटक कहा जा सकता है। प्रसाद जी के अन्य नाटकों की भांति इसमें पात्रों की भीड़ नहीं देखने को मिलती। इस नाटक में कुल 8 या 9 पात्र हैं। इनमें मुख्य रूप से ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, शकराज, कोमा, मंदाकिनी व मिहिरदेव मुख्य पात्र आते हैं। प्रसाद जी ने इन सबका मुख्य चरित्र चित्रण बहुत ही सजीव व स्वाभाविक तरीके से किया है। चूंकि यह नाटक नायिका प्रधान है तो ध्रुव स्वामिनी इसकी नायिका है। वह इस नाटक में आदि से अंत तक छाई रहती है।
अतः लेखक ने उनके व्यक्तित्व में सुंदरता, सुकुमारता, कोमलता, नारी की विवशता, नारी का स्वाभिमान, साहस, वीरता आदि नायिका प्रधान गुणों को उभारा है। इसी प्रकार लेखक ने चंद्रगुप्त के चरित्र को भी बहुत सुंदर व्यक्तित्व प्रदान किया है तथा उसे नायक के रूप में चित्रित किया है। यही वह पात्र है जो ध्रुव स्वामिनी के ऊपर आई हुई मुसीबत को दूर करता है। इसके अतिरिक्त शिखर स्वामी, रामगुप्त व शकराज को प्रसाद जी ने खलनायक के रूप में चित्रित किया है। इस नाटक में उन्होंने दो काल्पनिक पात्रों कोमा और मंदाकिनी को भी जीवंत रूप प्रदान किया है। अतः यह कहा जा सकता है कि चरित्र चित्रण के आधार पर भी यह नाटक एक सफल नाटक है। हमारा तीसरा तत्व उभर कर सामने आता है कथोपकथन, जिसे कि हम संवाद भी कहते हैं। संवाद नाटक का एक महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। संवादों के माध्यम से ही लेखक अपने कथानक को गति प्रदान करता है तथा पात्रों का चरित्र विश्लेषण भी करता है। जब हम ध्रुव स्वामिनी नाटक का संवादों के माध्यम से अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि इस दृष्टि से यह नाटक अत्यंत सफल है। इस नाटक के संवाद अत्यंत सरल, सहज व स्वाभाविक है। प्रसाद जी ने छोटे छोटे रोचक संवाद लिखे हैं। सभी संवाद पात्रानुकूल व भावानुकूल हैं। लेखक ने कहीं भी संवादों का बहुत अधिक विस्तार नहीं किया है। हाँ, एक आध स्थान पर कुछ लंबे स्वगत कथन आए हैं, परंतु ये लंबे स्वगत कथन भी पात्रों के अंतर्द्वंद को स्पष्ट करने में सहायक सिद्ध हुए हैं। उदाहरण के लिए द्वितीय अंक के प्रारंभ में कोमा का एक स्वगतन भाषण उसके अंतर्गत भावों को है और उसकी परिस्थितियों को स्पष्ट करता है। नाटक में अन्य जो आपके संवाद उभर कर सामने आते हैं वे छोटे, संक्षिप्त व रोचक हैं। उदाहरण के लिए आप एक नाटक का संवाद लिख सकते हैं, जैसे शिखर स्वामी, वह और भी कुछ चाहता है। रामगुप्त, क्या कुछ सहायता भी मांग रहा है। शिखर स्वामी गंभीरता से, नहीं देव, वह बहुत ही असंगत और अशिष्ट याचना कर रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रसाद जी ने इस नाटक में उत्तम संवाद शैली की रचना की है। देशकाल और वातावरण, हमारा अगला तत्व उभर कर सामने आता है देशकाल और वातावरण। देशकाल और वातावरण नाटक का एक प्रमुख तत्व होता है। लेखक समय और स्थान के यथा योग्य वर्णन के द्वारा ही नाटक को प्रभावशाली बनाता है। इससे ही नाटक में सजीवता आती है। देशकाल और वातावरण के अंतर्गत लेखक नाटक के समय, नाटक के पात्रों की वेशभूषा, उनकी भाषा, उनके रहन सहन, तत्कालीन रीति रिवाज, आवागमन के साधनों आदि का वर्णन करता है। ऐतिहासिक नाटकों में देशकाल और वातावरण का वर्णन करते समय लेखक को विशेष सावधानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसकी कथा समय व स्थान का पाठक को पूर्व ज्ञान होता है। प्रस्तुत नाटक के अंतर्गत भी जयशंकर प्रसाद ने देशकाल और वातावरण का बहुत सुंदर सृष्टि की है, जिससे कि यह नाटक हमें सन 375 ईस्वी से 380 ईस्वी तक के गुप्त वंश के तत्कालीन समाज को उभारने में सहायक सिद्ध होता है। इस नाटक का वातावरण अत्यंत सजीव व जीवंत प्रतीत होता है। हमारा अगला तत्व उभर कर सामने आता है संकलन त्रय। संकलन त्रय से अभिप्राय है स्थान, समय और कार्य का संकलन। इस नाटक में भी स्थान, समय और कार्य के संकलन का पूर्ण निर्वाह किया गया है। इस नाटक की सभी घटनाएं या तो गुप्त सम्राट के शिविर में घटित होती हैं या शकराज के दुर्ग में, और ये संपूर्ण घटनाक्रम एक दिन रात में ही संपन्न हो रहा है। इस नाटक का मुख्य कार्य ध्रुव स्वामिनी की रामगुप्त से मुक्ति तथा चंद्रगुप्त का सिंहासन पर बैठना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संकलन त्रय के आधार पर भी यह नाटक पूर्णतः खरा उतरता है। हमारा नाटक के तत्वों के आधार पर अगला मुख्य तत्व उभर कर आता है उद्देश्य। ध्रुव स्वामी नाटक का उद्देश्य भी हमें प्रसाद जी की ओर से एक तो देश के कर्णधारों के रूप में वह रामगुप्त जैसे विलासी, मधव, पतित और कायर व्यक्ति के स्थान पर चंद्रगुप्त जैसे वीर साहसी, कर्तव्यपरायण, उदार, निस्वार्थ व त्यागी राष्ट्रनायक की कामना की है
तो राष्ट्र को विदेशी आक्रमण और संकट से मुक्ति कराएं और उसे और अधिक शक्तिशाली बनाने की क्षमता रखता हो। दूसरी ओर उन्होंने नारी की स्वतंत्रता का नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करके आधुनिक नारी के उत्थान की कामना की है। ध्रुवस्वामिनी की समस्या आधुनिक नारी की समस्या है। इस दृष्टि से ध्रुवस्वामिनी नाटक में आधुनिकता भी दिखाई देती है। इसके साथ ही प्रसाद जी ने छल कपट, विलासिता, कायरता, हिंसा, नारी अत्याचार आदि बुरी प्रवृत्तियों के स्थान पर पतिव्रता, वीरता, साहस, पवित्रता, उदारता, त्याग, नारी के सम्मान की रक्षा आदि मानवीय प्रवृत्तियों को जगाया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रसाद जी का रचित यह नाटक ध्रुवस्वामिनी अपने राजनीतिक उद्देश्य और नारी समस्याओं से जुड़ा हुआ है, जहाँ वे एक और रामगुप्त जैसे विलासी और दुष्ट राजा को हटाकर चंद्रगुप्त जैसे साहसी, वीर, कर्तव्यपरायण राष्ट्रनायक की कामना कर रहे हैं, वहीं वे आधुनिक नारी के जीवन में भी छाई हुई अनेक समस्याएं जिससे मुक्ति दिलाना चाह रहे हैं। और प्रसाद जी का यह नाटक आधुनिक नारी की समस्याओं को उभारता हुआ प्रतीत होता है। हमारा अगला जो प्रमुख तत्व भरकर सामने आता है वह आता है अभिनेता, क्योंकि यह नाटक के तत्वों की बात हो रही है और नाटक की रचना वास्तव में अभिनय के लिए ही की जाती है। अभिनेता की दृष्टि से प्रसाद जी के अधिकांश नाटक इसलिए दोषयुक्त होते थे क्योंकि उनमें लंबी कथा के साथ साथ वे कई अंकों में लिखते थे उसे, और उसमें पात्रों की संख्या भी बहुत अधिक होती थी। इसी कारण उन नाटकों को मंच पर मंचित करना मुश्किल हो जाया करता था। परंतु इस नाटक के अंदर अभिनेता की दृष्टि से इसे एक सफल नाटक कहा जा सकता है। प्रसाद जी ने इस नाटक में छोटी सी कथा को लिया है, इसे केवल 3 अंकों में और सीमित पात्रों की योजना के साथ लिखा है। इस नाटक में लेखक ने संकलन त्रय का भी पूर्ण निर्वाह किया है। संवाद छोटे छोटे हैं तथा सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। उनके अन्य नाटकों की तरह भाषा में भी कहीं पर भी कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। लेखक ने इस नाटक में 4 गीतों की भी रचना की है। इस प्रकार से यह नाटक रंगमंच की दृष्टि से भी सफल बनता प्रतीत होता है। हमारा अगला और अंतिम तत्व उभर कर सामने आता है भाषा शैली। ध्रुवस्वामिनी नाटक में लेखक ने संस्कृतनिष्ठ साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। चूंकि प्रसाद जी का संस्कृत भाषा पर असाधारण अधिकार था, अतः नाटक में तत्सम शब्दों का खुलकर प्रयोग हुआ है। इस नाटक की भाषा में प्रसाद गुण के अतिरिक्त ओज गुण एवं माधुर्य गुण भी सर्वत्र दिखाई देता है। ध्रुवस्वामिनी के संवादों में जहाँ ओज गुण का प्रयोग हुआ है, वहीं कोमा द्वारा प्रयुक्त भाषा में माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। इस नाटक में लेखक ने वीर, श्रृंगार, विभत्स व करुण आदि रसों का प्रयोग भी किया है। नाटक में लेखक ने स्थान स्थान पर काव्यात्मक एवं अलंकृत शैली एवं गीतों का प्रयोग कर अपने कवि होने का परिचय भी दिया है। प्रसाद जी के अन्य नाटकों की अपेक्षा इस नाटक की भाषा सरल, सहज, स्वाभाविक एवं पात्रानुकूल है। इनकी भाषा नाटक के पात्रों की मनोवृत्ति, उनके भाव विचार और कार्य व्यापारों को सर्वथा अनुकूल दिखाई देती है। लेखक ने अपनी भाषा को छोटे छोटे वाक्यों, 3 शब्द शक्तियों, लोकोक्तियों, मुहावरों आदि के प्रयोग से अत्यंत रोचक एवं रमणीय बना दिया है। इस प्रकार नाटक के तत्वों के आधार पर यह नाटक सफल नाटक कहा जा सकता है। आशा करती हूँ कि आप इस प्रश्न को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।